हाय गाइस, देखिए हम साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में भी वो कौन सा टॉपिक था हमारा, प्रकाश या लाइट। ठीक है, तो देखिए आज हम इनको कंटिन्यू करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो इनके रिपीट होने की चांस ज्यादा रहते हैं, इनमें से पूछे जाता है ज्यादातर एग्जाम में। देखो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन नहीं, न्यूटन नहीं कहेंगे, परमाणु नहीं, परमाणु नहीं होता, और ये सिर्फ क्या होगा इसका, फोटोन। तो हम क्या कहते हैं? प्रकाश क्या रहता है? छोटे छोटे कण रहते हैं, उन कणों को हम क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। देखो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो ध्यान रखना अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है? अनुप्रस्थ। ठीक है, कैसी है? अनुप्रस्थ। प्रकाश कैसी तरंग है? ध्वनि अनुदैर्ध्य। और प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अनुदैर्ध्य नहीं है, उपरोक्त दोनों दोनों नहीं है। ठीक है, देखो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा नहीं, न्यूटन नियम दिए गए थे, प्लांक के द्वारा भी नहीं, और फेराडे के द्वारा भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है। और ये है हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो देखो जो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये कौन से? देखो व्यतिकरण हो नहीं, ध्वनि में होता है, विवर्तन भी नहीं। देखो अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश में तो ये वाला क्या होता है? ध्रुवीकरण। कौन सी प्रघटना है यह निर्णय लेने में सहायक होती है जो प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो देखो स्नेल ने नहीं की थी, ठीक है, न्यूटन ने भी नहीं की थी, और देखो यंग भी हो नहीं सकता। प्रत्यवस्था गुणांक बताया था तो मैक्सवेल ने की थी। किसने? मैक्सवेल ने। चीजें क्लियर है? बिल्कुल समझ आ रही है? देखो किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? तो यह किसने दिखलाया था? देखो मैक्सवेल ने तो नहीं दिखलाया था, तो ये देखो किसने है? ग्रेमाल्डी। किसने? ग्रेमाल्डी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तरंगों का विवर्तन, विवर्तन क्या होता है? देखो जब कोई प्रकाश तरंग यहाँ से टकराती है किसी एक कोने से, तो ऐसे मुड़ जाती है, मुड़ती हुई, तो उस विवर्तन कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, देखो 7th क्वेश्चन है, 7 वाला। प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था किसने? कॉम्पटन ने, मैक्सवेल ने, तो आइंस्टीन ने। किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव को आइंस्टीन ने। ठीक है, आइंस्टीन ने। ये क्लियर है? देखो निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? नहीं होती है। ठीक है, क्या पूछा इसने? नहीं होती है, घटित नहीं। तो ध्रुवण, जो क्या रहता है? ध्रुवण प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं होता। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। बोला था ना, किसी कोर पे टकराया और वो मुड़ जाता है, किसी कोर पे टकराया और मुड़ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? विवर्तन। ठीक है, चीजें क्लियर है? देखो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? व्यतिकरण का सिद्धांत। ठीक है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो देखो प्रकाश कण के समान नहीं, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। कैसी होती है? विकिरण। विकिरण कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसे होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराता है, किसी सतह वापस उसी माध्यम में चला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जी अब आपतित किरण होती है, जी परावर्तित किरण होती है। चीजें क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, देखिए प्रकाश में ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होता है? प्रकाश तरंगे है। तो देखो ये आरआरबी में पूछा गया है 2004 में, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ। ध्यान रखना प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ किस टाइप की तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान रखना बिल्कुल, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, देखो सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से, जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो देखो 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड, किलोग्राम प्रति सेकंड। ठीक है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने किया था? रोमर ने। किसने? रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो ये रोमर साहब थे, रोमर। अपन देखो क्या होता है, प्रकाश की जो रेडिएशन आती है उससे क्या रहता है? बहुत ज्यादा रोशनी होती है, तो उससे हम क्या करते हैं? रो देते हैं। तो ध्यान रखना प्रकाश का सबसे पहले जिसका वेग बताया था, तो हमने वेग बताने में क्या किया था? रो दिया था।
इसलिए ना रोमर। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? हीरे में नहीं, निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का वेग किस में सबसे अधिकतम होता है? निर्वात में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। कैसी रहती है? ना बढ़ती है, तापमान वृद्धि तो घटती है नहीं, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही की वैसी रहती है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल किसमें क्रम में होती है? तो जल में ज्यादा, कांच में कम और हीरा में और भी कम। तो सबसे ज्यादा किसमें होती है? इसमें ए वाले ऑप्शन के हिसाब से जल में। ठीक है, देखो चंद्रमा से पृथ्वी तक, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकंड। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में, जो चंद्रमा का पूछ रहा है ना कि सूर्य का। ठीक है, सूर्य का प्रकाश देखो सुनना, चंद्रमा से आएगा तो 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, चंद्रमा से आएगा, और जब सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट में। ध्यान रखना 8 मिनट में, क्योंकि देखो सूर्य दूर भी है, डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि ठीक है अर्थ क्या करे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, तो इसलिए सूर्य का क्या रहता है, सूर्य ज्यादा दूर भी है तो क्या है 8 मिनट लगता है। ध्यान रखना क्या रहता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। प्रकाश का वेग क्या होता है? 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बिल्कुल कंटेस्ट याद होना चाहिए हमेशा। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो देखो वर्णमंडल नहीं, प्रभाव मंडल नहीं, कोई भाग नहीं, क्रीट, कोरोना, सुना है ना ये वाला कोरोना। ठीक है, याद रखना। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण क्या होता है? खराब समय रहता है। खराब समय में क्या था? शर्म समय क्या था हमारा? कोरोना एक खराब समय था उस टाइम। एक लॉजिक से मतलब ट्रिक से याद कर रहा है, याद करने का, तो क्रीट। ठीक है, क्रीट या कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकंड। अधिकतम समय कितना होता है? 460 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में होता है। पृथ्वी के बीच में नहीं, सूर्य बीच में नहीं, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही रेखा में बृहस्पति ग्रह से नहीं, तो चंद्रमा बीच में, इस टाइम पे बीच में होता है चंद्रमा, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चीज क्लियर है? देखो चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, अंध्र चंद्र के दिन नहीं, पूर्णिमा के दिन। कब घटित होता है? चंद्र ग्रहण के घटित होता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा अमावस्या को होता है। कहाँ होता है? अमावस्या को। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? कटा हुआ या जगमगाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। देखो मैं समझा दूं आपको, परावर्तन क्या होता है? परावर्तन होता है देखो परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अपवर्तन कहती है जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम की में आती है, मतलब ये मान लो सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ छोटा वो दिखाई देता है, अपवर्तन का। जब भी छोटा मुड़ा बड़ा है या दिखाई देता है तो उसमें अपवर्तन होगा। जब, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा जब भी वो पूछे कि पानी में हमें मुड़ी हुई प्रतीत हो रही, पानी में हमें क्या कहते मुड़ा हुआ छोटा दिखाई दे रहा, तो अपवर्तन। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, किसका करता है? तो परावर्तन या विवर्तन की घटना नहीं, परावर्तन परागमन की नहीं, विवर्तन नहीं, अपवर्तन और विवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन, विवर्तन और परागमन, अपवर्तन, विवर्तन और परागमन। ध्यान रखना, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है और क्या होता है? परागमन होता है। ठीक है, देखो जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, मैंने बोला ना। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन, जहां भी हो अपवर्तन लगाओ सीधा। पानी में डूबी लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, सीधा प्रकाश का अपवर्तन, बिना देखे सीधे डायरेक्ट।
ठीक है, जब भी मुड़ी हुई कुछ भी पूछे, उठा हुआ, तो हमेशा क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखो जब प्रकाश की किरण 34 पे आ गए, जब प्रकाश की किरण ब्रल माध्यम से सघन माध्यम में जाती तो अवलंब की ओर झुक जाती है। ब्रल माध्यम से कहां जा रही, ब्रल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही। जब भी सघन माध्यम में जाएगी तो क्या करेगी, झुक जाएगी। ठीक है, जब भी क्या करेगी, देखो जब कोई प्रकाश किरण, ये अविलंब है, जब ये क्या करेगी, जब ये सघन माध्यम, ये ब्रल माध्यम में, ब्रल माध्यम में ब्रल, और ये सघन माध्यम, मान लो ये हवा है और यहाँ कौन सा माध्यम है, ये जल है, तो ये क्या रहेगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। ध्यान रखो, जब जल भारी होता है तो इस किरण को क्या करेगा, झुका देगा। लॉजिक नहीं है, सिर्फ ओनली याद करने के लिए हम एक वो बना लेते हैं ट्रिक सी। क्या करेगा, देखो जल क्या रहता है, जल भारी रहता है, भारी रहता है, तो ये क्या करेगा, किरण को झुका देगा। जबकि सघन माध्यम में जाएगा तो किरण को क्या करेगा, सघन माध्यम में तो फैल जाएगी, तो फैल जाएगी। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। लेकिन ये कोई वो नहीं है, लेकिन नियम सिर्फ यही है, जब कोई प्रकाश किरण ब्रल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है, अवलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से ब्रल माध्यम में जाती है तो वो अवलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है ब्रल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा, नहीं। सघन माध्यम से ब्रल माध्यम की ओर सरल माध्यम से जाएगी, सघन माध्यम से ब्रल माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक साथ क्या रहेगा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या रहेगा, अधिक। ठीक है, देखो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो अपवर्तन और परिक्षेपण, विवर्तन और अपवर्तन, प्रकीर्ण अपवर्तन, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, इनमें से ध्यान रखना, प्रकार आता ही आता है। ठीक है, कंफर्म ही मिलेगा। अपवर्तन और परावर्तन के कारण, अपवर्तन और परावर्तन के कारण दोनों रहेंगे इसमें। इंद्रधनुष जो बनता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। मृग मरीचिका या मृग बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, नहीं। विवर्तन, नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या रहता है, देखते हैं ना हम, कभी पानी पानी दिखाई देता है हमें, या उसमें जैसे हम रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है दूर से कि इसमें पानी है, लेकिन नहीं होता, तो वो कौन सा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 38 क्वेश्चन देखो, 38 वाला क्वेश्चन देखो, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। एंडोस्कोपी किस पे आधारित है, एंडोस्कोपी बताओ, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित है। किस पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित है। ठीक है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो किसके कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या होता है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण ऊपर दिखाई देता है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, या वायु से सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। क्या होता है, प्रकाश क्या होगा, जब कांच से वायु में जाए। ठीक है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, क्यों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखो चटका हुआ प्रतीत होगा, या कहीं मरीच का पानी भी प्रतीत कहीं दूर, तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन होगा, और आंतरिक परावर्तन होने पर, आंतरिक परावर्तन होने पर। ठीक है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश और आंतरिक परावर्तन। 42 का 43 देखो, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है, तो इंद्रधनुष 7 रंग दिखाता है। कौन से, 7। विव्यूर रहता है ना, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो देखो अपवर्तन पे नहीं, फाइबर, व्यतिकरण पर नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, तो अपवर्तन कहाँ होगा, जब कोई वस्तु क्या होगा, मुड़ी हुई प्रतीत होगी पानी में, या उठी हुई प्रतीत होगी, तो अपवर्तन। जब प्रकाशीय फाइबर, देखो अब जी क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जैसे मरीच का वगैरह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। देखो संबंधित माध्य, 45 वाला क्वेश्चन है, संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से ब्रल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या करती है, समग्र आंतरिक परावर्तन क्या करती है, समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। ठीक है, चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही, क्या करते हैं, समग्र आंतरिक परावर्तन। देखो निम्नलिखित कथनों पर 46 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 46 वाला कर रहे हैं, दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि जिसमें, देखो सुनना जी, क्या बोल रहा, अपन को क्या समझ में आ रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर का बोल रहा, तो दूर का ना बोल के इसका उल्टा कर दिया करो, दीर्घ दृष्टि मतलब पास का। ठीक है, तो आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर हो जाता है, जो दूरस्थ बिंदु है वो हटकर कहाँ आ जाएगा, पास आ जाएगा। ठीक है, 2 और 4, 2 और 4। ठीक है, युग सूचदर्शी क्या होता है,
ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस कैसे होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस कैसे होते हैं, अवतल होते हैं। ऐसे लेंस कैसे, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं, कैसे होते हैं, अवतल होते हैं। ठीक है, देखो किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो अववर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। तो किसकी वजह से, प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, प्रकाश आकाश नीला दिखाई देता है। हमारा आकाश किस लिए, क्योंकि इसमें क्या रहता है, रंग विभक्त हो जाते हैं। तो किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो हमारे प्रकीर्णन के द्वारा। किसके कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के द्वारा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या रहता है, इसकी क्या रहती है, तरंगें समान बनी रहती है, नहीं, आवृत्ति नहीं, सिर्फ इतना रखो, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति सेम रहती है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ठीक है, देखो है, ठीक है, देखो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी नहीं रहती। देखो आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जो क्लियर है, क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है नीले रंग का, इसलिए क्या रहता है, आकाश नीला। जब भी ये देखा कि आकाश नीला दिखाई देता है तो क्या होता है, इसमें प्रकीर्णन के कारण आकाश क्या रहता है, नीला दिखाई देता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो देखो वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम नहीं, कण से नहीं, सिर्फ धूल कण के द्वारा। क्या होता है, धूल कण के द्वारा। ठीक है, चंद्र सतह पर एक प्रक्षेप को दिन के समय आकाश दिखाई देता है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को, मतलब जो वहां देख रहा है चंद्र सतह पर, तो उसे कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। मैं मान लो चंद्रमा पर हूं, उधर से देख रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, हमें काला दिखाई देगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में, 53 वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए बुलबुला किसी तरह व्यवहार करता है। तो जो बुलबुला रहता है वो कैसा करता है, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस है। कौन सा लेंस है, बुलबुला जो है एक लेंस है, कौन से लेंस का काम करता है, अपसारी लेंस का। ठीक है, अपसारी लेंस। ठीक है, कौन सा है, अपसारी लेंस। ठीक है, चीजें क्लियर है, ध्यान रखो। देखो यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग क्या होता है, सबसे कम प्रक्षेपित होता है, सबसे कम प्रक्षेपित होता है। ऐसे में लाल प्रकाश प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या रहता है, सबसे कम परिक्षेपित होता है। ठीक है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन है 55। समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन, जल के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन। ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि क्या रहता है, नीला रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है। ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, नीला रंग का, बिखर जाता है रंग, तो इसलिए क्या होता है अपना प्रकाश, ध्यान रखना, आकाश के परावर्तन, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में, सूर्योदय देखो सूर्योदय सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, किस कारण लालिमा छा जाती है, तो प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परिक्षेपण, देखो प्रकाश के अपवर्तन नहीं, प्रकाश के परावर्तन नहीं, प्रकाश के परिक्षेपण नहीं, तो एक प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक, इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो नीला रंग का। वैसे तो इंद्रधनुष से किस रंग नहीं, इंद्रधनुष से बैंगनी रंग का। कौन सा है, बैंगनी रंग का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो इंद्रधनुष में सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है, बैंगनी रंग का। ठीक है, बैंगनी रंग का विक्षेपण, और प्रकीर्णन किसका होता है, नीले रंग का। विक्षेपण किसका होता है, बैंगनी रंग का। ठीक है, देखो तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं, देखो तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, तो वायुमंडल के अपवर्तन के द्वारा, वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन सा, तारे आकाश में वास्तव में कितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, मतलब जितनी ऊंचाई पे हमें ऐसा लगता है और ज्यादा ऊंचाई है, जितनी ऊंचाई होती है लेकिन हमें वास्तविक क्या है उससे भी ज्यादा ऊंचाई पे हमें प्रतीत होते हैं, मतलब लगता है कि जो बहुत दूर है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब देखो अभी है 59 सुनो, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, तो यह चमकीला क्यों दिखाई देता है, इसका कारण है परावर्तन। परावर्तन के कारण क्या रहता है, ये चमकीला दिखाई देता है। ठीक है,
पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है, तो समतल दर्पण। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा होता है, समतल दर्पण। तो पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है, तो समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना को परिणाम है, तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ध्यान रखना, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का दिखना जो क्या होता है अपना, व्यतिकरण और परावर्तन, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। सुनो, वाहन पीछे से आने वाली वस्तु देखने के लिए किस प्रयोग किया जाता है, तो देखो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ध्यान रखना, उत्तल, उधर आ रहा, तो उधर कौन आ रहा, पीछे से आ रहा, उधर से। तो जब कोई चीज वाहन में पीछे से आ रहा तो कौन, उत्तल, ठीक है। उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण लगाएंगे, उत्तल, 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 ठीक है। उभरा हुआ रहता ना, उसमें अपन को उभरा हुआ दिखता है, ऐसे रहकर, क्योंकि इसमें परावर्तक पृष्ठ उभरी हुई होती है, ठीक है। जो वाला ये वाले परावर्तक पृष्ठ होती है उत्तल लेंस में, ठीक है। निम्नलिखित में से क्यों वायुमंडल, क्या वायुमंडल, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, आता ही है क्वेश्चन ये वाले। क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, तो सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, सूर्य का सूर्यास्त के समय क्या होना, लाल दिखाई देना, ठीक है। सूर्य का सूर्यास्त के समय क्या होता है, लाल दिखाई देना, ठीक है। 63वां क्वेश्चन 63, इसमें ये है कि अपने क्वेश्चन ज्यादा कवर हो जाते हैं और प्लस क्या होता है कि चीजों को हम समझ लेते। देखो, रोगियों के दांत दिखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है एग्जाम में। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा रहता है, तो अवतल दर्पण। ध्यान रखना, कौन सा रहता है, अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीपों लाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो अग्रदीपों, हेडलाइट में परावलीय दर्पण, जो हेडलाइट होता है ना, अग्रदीपों में आगे के जो दीप देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा होता है, अवतल लेंस, कौन सा होता है, अवतल लेंस। देखो पीछे गाड़ी में जो हेडलाइट पीछे के वाहन देखने के लिए वो उत्तल लेंस होता है, वो उत्तल लेंस होता है जो अपन नॉर्मल यूज करते हैं, जैसे अपन घर में कर रहे हैं, तो वो अवतल लेंस होता है, कौन सा, अवतल लेंस। इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सा सही है, देखो 67 वाला क्वेश्चन है, तो देखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u, तो ये फॉर्मूला होता है इसका, तो ये वाला सही है, ठीक। किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो रेटिना में, कहाँ बनता है, रेटिना में, ठीक है। देखो एमपीपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन 2014 में। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा, ध्यान रखना। देखो 70 क्वेश्चन है, देखो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, न्यूनतम ऊंचाई होती है। देखो आपका एक दो नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है इस वाले टॉपिक से, हल्के में मत लेना ये वाला। देखो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, कैसी होती है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है, कैसी होती है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बनी प्रतिबिंब की संख्या होती है अनंत, कैसी होती है, अनंत होती है, ठीक है। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कैसी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, तभी हम देख पाएंगे। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री कोण पर रखा गया है, उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 3, ठीक है। देखो फॉर्मूला रहता है इसका, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा आपको। देखो जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए, तो 90 डिग्री, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यदि व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है तो बीच खड़ा जो सबसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। इसका फॉर्मूला रहता है, मैं बता दूंगा इसका। जो अभिसारी लेंस वह होता है जो अभिसारी लेंस क्या होता है, किरणें एकत्रित करता है, क्या करता है, अभिसारी लेंस क्या करता है। देखो अपसारी मीन्स होता है फैलना, अपसारी मीन्स होता है फैलना, ऐसे याद रखो। जो अपसारी रहता है, अपसारी लेंस रहते हैं, वो क्या करता है, किरणों को फैला देता है, किरणों को क्या करता है, फैला देता है। और अभिसारी और अभिसारी, तो ये क्या करता है, किरणों को एक संगे एकत्रित करता है, ठीक है। देखो अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, ठीक है।
प्रकाश का तरंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से। किससे निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है वो किससे होता है? तरंग दैर्ध्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, जैसे पानी हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस हो। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें। देखो 79 क्वेश्चन देखिए। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो अभिसारी, वैतरतीय या समांतर। तो कैसे हैं? समांतर। ठीक है, डायऑप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई है, लेंस के क्षमता की इकाई है, लेंस की क्षमता की इकाई है। देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है हर बार, कहीं ना कहीं एग्जाम में 100% मिलता है आपको देखने को। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। कितनी होती है? इसकी इकाई रहती है डायोप्टर, जो क्षमता रहती है ना लेंस की, उसे डायोप्टर में मेजर करते हैं, डी, कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल डी। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? +4D। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? +5D। ठीक है, यदि एक ऐनक की लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसकी होगी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसका क्षमता होती है, घट जाती है। कैसे हो जाती है? घट जाती है। कैसे हो जाती है? उसकी क्षमता घट जाती है। ठीक है, देखो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म जो रहता है ना, उसमें प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं क्योंकि प्रकाश विभिन्न रंगों के कारण विचलन भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश क्या होता है? विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन कैसा होता है? भिन्न। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों के मेल से। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बैगनी। जो सबसे ज्यादा विचलित होता है उसे वो क्या है? अपना बैगनी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होते हैं तो वो कौन से? देखो विबग्योर होता है इसका, विबग्योर, GYOR ऐसे होता है विबग्योर। उसका एक वो रहता है, ठीक है, जो वही जाना होता है, क्या होता है? विचलित हो जाता है। तो कौन सा होता है? बैगनी रंग। ठीक है, वॉयलेट, बैगनी रंग सबसे ज्यादा, क्योंकि ऊपर होता है सबसे ज्यादा। तो देखो प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रकाश प्रिज्म से होकर कम अपसरित होता है? तो लाल रंग, लाल रंग। ठीक है, देखो इसका आप एक बार देख लेना कि क्या है इसका, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं। देखो प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग है तो क्या है? देखो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। प्राथमिक रंग है वे जो रंग जो किसी अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकते। ठीक है, 3 मूल रंग है, नीला, लाल, हरा। नीला, लाल, हरा। कौन कौन से मूल रंग है? नीला, लाल, हरा। 3 कौन कौन से मूल रंग है? नीला, लाल, हरा। श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों में अलग अलग होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग अलग होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। लेकिन कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो पीला प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है, प्राथमिक रंग होते हैं वे रंग जो किसी के मिश्रण से नहीं बनते, बनाए नहीं जा सकते। निम्नलिखित किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो कौन सा रंग है जो सबसे ज्यादा सुविधाजनक होता है? तो देखो कौन सा था? लाल और हरा रंग। लाल और हरा रंग जो रात के समय क्या रहता है? सबसे ज्यादा सुविधाजनक रहता है। ठीक है, अपारदर्शी, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे हम परावर्तित करता है।
क्या करता है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है, तो काला। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखते हैं तो कैसा दिखाई देता है हमें, काला दिखाई देता है। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है। ये क्या करता है, पीला रंग क्या करता है, कोहरे को क्या करता है, भेदता है, मतलब भेदते हुए निकल जाती किरणें, जिससे सड़क साफ दिखाई देती है। जिससे क्या होता है, हमको सड़क भी दिखाई देती है और कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। ध्यान रखना, पीली बत्ती ज्यादा काम आती है कभी, जब कोयले में क्या करता है ये प्रकाश, ये क्या करता है, कोहरे को क्या करता है, ये भेदती है किरण। ठीक है, देखो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है, तो एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म में क्या करता है, डाला जाता है किरणों को, तो रंग क्या होता है, विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, देखो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, हरा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर, ठीक है, कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। ठीक है, चीजें क्लियर है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, देखो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। किससे, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किस द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। देखो सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो देखो 5, 6, 7 या 8। तो सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, 7। ध्यान रखना, सिर्फ 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है, तो काला। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है, काला रंग का। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, तो फोटोग्राफी में लाल, नीला, हरा। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है, जिसकी सबसे कम, तो बैगनी रंग की सबसे ज्यादा कम क्या होती है, तरंगदैर्घ्य होती है। ठीक है, और लाल रंग की सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य रहती है, सबसे कम रहती है बैगनी रंग की। जब प्रकाश के लाल व हरा नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो सफेद बनता है। जब लाल हरा नीले को एक अनुपात में मिलाया जाए तो कौन सा रंग बनता है, सफेद रंग बनता है। ठीक है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो फिल्म। ठीक है, फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, तो कैमरे में किया जाता है उत्तल लेंस, उभरा हुआ लगता है ना। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता हो जाती है प्रेसबायोपिया। ठीक है, आइरिस का क्या काम होता है, तो आइरिस का होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आइरिस क्या करता है, जो आंख में जो प्रकाश जाता है उसको कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा प्रकाश चला, मतलब और भी ज्यादा कोई रेडिएशन रहती है तो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, चीजें क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, आज अपन यहाँ तक कंट्रोल करना है, मतलब यहीं तक करते हैं समाप्त। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। 111 क्वेश्चन हो गए अपने, 111। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं इसको।